हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 7 नवंबर 2020 और एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल से जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है म्यांमार में जो अभी पोल होने वाले हैं, कल इलेक्शंस होने वाले हैं कि किस तरीके से एक टेस्ट होगा ऑंग सान सू ची जो एक लीडर है वहाँ की डेमोक्रेटिक लीडर, उनके बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या हिस्ट्री रही हुई है म्यांमार की और अभी क्या सिनेरियो है वहाँ पर करंट, अगर देखना चाहें। दूसरा, हम इस वाले पूरे कॉलम में देखेंगे कि चाइना और इंडिया का क्या रोल चल रहा है अभी म्यांमार के साथ में, ठीक है। दूसरा, ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, दैट इज़ वाई अक्टूबर ब्रॉट नो साइक्लोन दिस ईयर, कि अब की बार अक्टूबर मंथ में एक भी साइक्लोन नहीं आया, क्या वजह रही है और क्या मैकेनिज्म होता है जिसके बेसिस पे हमारे यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं अक्टूबर में। मतलब एक तो पीरियड होता है प्री मानसून, एक होता है पोस्ट मानसून। इन दोनों पीरियड्स में साइक्लोन्स आने के हमारे यहाँ स्कोप बने रहते हैं। तो एक तरफ तो है हमारे अरेबियन सी, तो दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल। तो क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से अब की बार साइक्लोन्स नहीं आए अक्टूबर में, जानने की कोशिश करेंगे। ये आर्टिकल आप देखना चाहो देख लेना, हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है म्यांमार में इलेक्शन को लेके। देखो, कल 8 नवंबर है, कल इलेक्शन हो जाएंगे वहाँ पे, और आप देखोगे वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं जिनका नाम है आंग सान सू ची, ठीक है, की नहीं पढ़ेंगे, सू ची पढ़ा जाता है इसको। आपने पढ़ ली क्योंकि एनसीईआरटी में ये नाम आता है रिपीटेडली, एक पूरा सेगमेंट दिया हुआ है म्यांमार की पूरी पॉलिटिक्स के बारे में। तो इनकी लीडरशिप के बारे में एक चेक होगा ये, और पिछले 5 साल इनके पूरे रूल रह गए हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्शन 2015 में हुए थे, तब इनकी पार्टी जो जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD, इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी उस टाइम पे। फिर आप देखोगे अभी अगर म्यांमार में जो पार्लियामेंट है उसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक तो अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को बोला जाता है नेशनलिस्ट, हाउस ऑफ नेशनलिस्ट्स, नेशनैलिटीज़, और दूसरा है लोअर हाउस, उसको बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, इनके यहाँ पर इलेक्शन होगा। टोटल सीट्स हैं यहाँ पे 1171, इतनी सीट्स हैं दोनों हाउसेस की मिला के। और आप देखोगे कि म्यांमार में 7 स्टेट्स हैं, जैसे हमारे 28 स्टेट्स हैं वैसे वहाँ पे 7 स्टेट्स हैं। फिर बाद में जब ये इलेक्शन हो जाते हैं, इसके बाद में फिर जो बाईकैमरल नेशनल पार्लियामेंट है, जिसका अपर हाउस क्या है, नेशनैलिटीज़, हाउस ऑफ नेशनैलिटीज़ एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, फिर ये वोट करते हैं, तब जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। फिर आप देखोगे जितने स्टेट्स हैं, टोटल 7 स्टेट्स बताए, उन सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे इलेक्शन ना हो करके प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम वहाँ पे काम करता है। अब इलेक्शन जो है आप देख रहे हो कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हो रहा है, और दूसरी तरफ हम देखें 2017 से रोहिंग्या क्राइसिस का सामना ऑलरेडी कर रहा है म्यांमार। और रही सही में जो बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं रिसर्जेंस शो कर रहे हैं, मतलब अपनी जो रेडिकल अप्रोच है उसमें वो थोड़े से सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मिलिट्री है वो लगातार अपनी असर्शन को शो करती रहती है। हाँ, ये बात ठीक है कि इलेक्टेड सिविल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई दी है पिछले 5 सालों में, बट अगर मिलिट्री का रोल भी देखें तो टोटली आप वहाँ पे देखोगे एक हाइब्रिड सिस्टम है जो पूरा काम करता है। जैसे हमारे यहाँ पर तो पूरा सिविल सिस्टम काम करता है, मिलिट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट जिस तरीके से गाइड करती है उसी हिसाब से मिलिट्री को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। जबकि म्यांमार में आप देखोगे कि वहाँ पर जो सेंट्रल पार्लियामेंट है वहाँ पर 25% सीट्स तक वहाँ पर वेकेंट है, रिजर्व्ड है मिलिट्री के लिए, ठीक है। अब देखते हैं रोहिंग्या और उनके वोट से रिलेटेड क्या इशू है, डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, टोटल 2017 में जब ये रोहिंग्या क्राइसिस आया था उसमें आपने देखा लगभग 8 से 10 लाख रोहिंग्याज को भागना पड़ा था म्यांमार छोड़ करके और बांग्लादेश में। और आज मेजोरिटी अगर देखा जाए तो रोहिंग्या कहाँ से गए, वो थे रखाइन करके एक प्रोविंस है, रहाइन भी बोल सकते हैं, और अब सीधा अगर इंग्लिश में हमारे सामने लिखा हो रखाइन बोलें, बाकी रहाइन है, ठीक है। तो राइन प्रोविंस से वो लोग वहाँ से एक्सोडस हुआ था इनका, मतलब उनको भगाया गया था, ये कह के कि ये मुस्लिम्स हैं और ये टेररिस्ट ग्रुप्स यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आप देखोगे मुस्लिम माइनॉरिटी जो कि राइन प्रोविंस में रह रही है, जिनको रोहिंग्या बोला जाता है, उन पर मिलिट्री ने अटैक कर दिया, आर्मी अटैक हुआ, और इसकी बैकिंग की गई थी सू ची गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, अब आप देखोगे जब वो रिफ्यूज़ करके चले गए तो अभी वो कहाँ पर रह रहे हैं, कोक्स बाजार करके एक आइलैंड है, मैप पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है बांग्लादेश,
इधर आप इंडिया देख सकते हो, इंडिया में कोलकाता, और इधर भी इंडिया आ जाता है। फिर ये म्यांमार जिसको बर्मा बोला जाता था पहले, और यहाँ पर है ये एक आइलैंड जो कि बांग्लादेश की टेरिटरी है, कोक्स बाज़ार। तो यहाँ से रहाइन से माइग्रेट करके जो रोहिंग्यास थे वो कहाँ सेटल होकर रखे हैं अभी। एक आप देखोगे इंटरनेशनली जितने भी रिफ्यूज़ी कैंप है उनमें सबसे बड़ा रिफ्यूज़ी कैंप बन के उभरा है ये कोक्स बाज़ार। ठीक है, आपने ये समझ लिया होगा। अब मैप की तरफ चलते हैं, सॉरी आर्टिकल की तरफ। देखो कोक्स बाज़ार में ये रिफ्यूज़ी कैंप चल रहा है जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिफ्यूज़ी कैंप है अभी। अब आप देखोगे जो रोहिंग्याज हैं इनको क्यों भगाया गया, क्यों इनका एक्सोडस हुआ, क्योंकि ये कहा गया कि बोले ये लोग म्यांमार के इंडिजिनस लोग नहीं है, लोकल लोग नहीं है, ये लोग तो बंगाली हैं, और इनको रिकग्नाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थी म्यांमार की गवर्नमेंट और म्यांमार के जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी लोग हैं वो। तो इस वजह से वहाँ की आर्मी ने, म्यांमार की आर्मी ने अटैक कर दिया और उसके पीछे रीज़न बताया कि ये टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। प्रीवियस जो इलेक्शन हुआ था 2015 में उसमें रोहिंग्याज ने वोट दिए थे, पर आप देखोगे अब की बार पूरी ऑलमोस्ट सारी कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया गया है इलेक्शन के प्रोसेस से। रही सही में अगर रोहिंग्या कम्युनिटी के कुछ कैंडिडेट्स को नॉमिनेट भी किया गया तो उनके नॉमिनेशन को भी रिजेक्ट किया गया। पिछले महीने की अगर बात करें तो म्यांमार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बोले सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से हम रखाइन प्रोविंस में इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। अब आप वहाँ पे देखोगे लगभग 6 लाख से ज़्यादा अभी भी रोहिंग्याज हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं, बट वो अब वोट नहीं दे सकेंगे। और रही सही में जो सूची गवर्नमेंट है उन्होंने, और सूची लीडर जो खुद हैं, ठीक है, आंग सान सूची, उन्होंने भी कहा कि जो बुद्धिस्ट हैं वो भी अब वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी रीजन दे दिया। तो बुद्धिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं इनसे नाराज़ भी हैं कि सूची खुद नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हो पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से। बट मेन जो रीज़न गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है दैट इज़ द रीज़न ऑफ सिक्योरिटी। अब बात करते हैं सूची की खुद की पार्टी, फिर आर्मी की और बुद्धिस्ट जो वहाँ पर मेजॉरिटी है उनके असर्शन की। तो इनके बीच में क्या इलेक्शन है। देखो म्यांमार की हम बात करें तो थर्ड इलेक्शन की अगर बात करें तो मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में 2008 में इलेक्शन हुआ था, और उसमें एक कहीं ना कहीं एक टारगेट ये बनाया गया था कि रोड मैप टू डेमोक्रेसी, कि अब धीरे धीरे मिलिट्री रूल को अब हटा दिया जाएगा और डेमोक्रेसी स्टार्ट कर दी जाएगी। आप देखोगे एनएलडी ने ये इलेक्शन फर्स्ट इलेक्शन जो 2010 में हुए थे इस मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, उसको रिजेक्ट किया था क्योंकि सूची क्या थी उस टाइम पे अंडर हाउस अरेस्ट थी, उनको फ्री नहीं किया था। अब जो जुंता, अब यहाँ पे जंटा जो लिखा हुआ है ना, जंटा का मतलब होता है मिलिट्री पर्सनल जो अपने पावर की वजह से वहाँ पर रूल करते हैं। तो जंटा ने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को वहाँ पर अपने खुद के कैंडिडेट्स को ही अपॉइंट करवा दिया है, नॉमिनेट करवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने खुद की अब सरकार बना ली। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है फिर उसके बाद में आंग सान सूची को भी रिलीज़ कर दिया जाता है, और जो अब रिलीज़ क्यों किया गया, एक इंटरनेशनल प्रेशर लगातार चलता रहता है जंटा पे, ठीक है। मतलब जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं जिनके हाथों में पूरी सत्ता थी उन लोगों पे एक दबाव बनता रहा, तो जिसकी वजह से फिर आंग सान सूची को छोड़ दिया गया। फिर आप देखोगे अगले 5 सालों में फिर कैसे जैसे करके आगे निकलते हैं, कुछ इलेक्शंस और भी होते हैं। फिर जो आंग सान सूची की जो गवर्नमेंट है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया 2012 के बाई इलेक्शंस में, और जुंटा के जो रिफॉर्म्स थे उन रिफॉर्म्स को कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी मिल गई क्योंकि अब डेमोक्रेटिक वे के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट होना शुरू हो गए। फिर आप देखते हो कि 2015 में इलेक्शंस होते हैं, फिर आंग सान सूची जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली डेमोक्रेसी की एक आइकन तो बनी हुई थी, बट उनको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भी मिलती है, तो जो म्यांमार में डेमोक्रेसी है उसकी एक्सेप्टेंस भी दिखाई देना शुरू हो जाती है। इस बार अगर देखें तो एनएलडी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ और बर्डन्स भी लेके साथ में चलेगी। जैसे कि सूची आप जानते हो कि उन्होंने एक प्रॉमिस किया था 2015 में कि भाई मैं पूरा का पूरा ट्रांजिशन करवाऊंगी और डेमोक्रेटिक फॉर्म लेके आऊँगी यहाँ पर। हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, अब हम लेकर के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे। बट वही बात है कि अभी भी कहीं ना कहीं जंटा का जो अपना खुद का रूल है वो लगातार चल रहा है और नियरली इरिवर्सिबल है वो, मतलब किसी भी केस में अभी उसको उलटना बहुत मुश्किल है क्योंकि मिलिट्री का रोल कंट्री को गवर्न करने में बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि मिलिट्री को 25% रिजर्वेशन मिलता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में। आप देखोगे वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को टैकल करती है मिलिट्री, जैसे कि डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया या इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, वो सारे के सारे मिलिट्री के हाथों में ही रहते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना अपने आप में मिलिट्री के हाथों में है। तो मिलिट्री की रोल को बिल्कुल ख़त्म करना मुश्किल बन जाता है इस केस में। अगर इस तरीके से मिलिट्री काम करती रहेगी, चाहे वो प्रॉक्सी हो या फिर मिलिट्री को वहाँ पे, वैसे वहाँ के मिलिट्री को बोला जाता है तत्मादाव, ठीक है, तत्मादाव नाम से जाना जाता है। तो वो डिफेंस या इंटरनल सिक्योरिटी जैसे इश्यूज़ को अपने हाथ में रखती है, इमरजेंसी प्रोविजंस को अपने हाथ में रखती है। तो कभी भी कंट्री को चलाने के लिए वो अपने हाथ में ले सकती है पूरी सत्ता को। तो इस केस में फिर क्या हो गया कि जो डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट चलनी चाहिए वो प्योरली डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ पे सिविल मिलिट्री रूल चल रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि सिविल मिलिट्री बैलेंस बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी चलती रहती है, क्योंकि रिसेंटली अभी इलेक्शन से पहले ही, अभी बता रहे ना कि कुछ वीक पहले ही अभी क्या हुआ कि चीफ जो कमांडर इन चीफ हैं ऑफ आर्मी, सीनियर जनरल मिंग ऑन ह्लियांग, उन्होंने एक डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस किया है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में कि किस तरीके से वो पोल कंडक्ट करवाएंगे सोशल मीडिया पे सीधा। जबकि गवर्नमेंट स्पोक्समैन है, उन्होंने क्या कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है कि मिलिट्री पर्सनल ने सीधा सिविल इश्यूज़ में अपनी इंटरवेंशन शो की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिलिट्री का रोल अभी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ, ये बात सही है कि 2015 में इलेक्शंस हुए, आंग सान सूची की पार्टी है वो जीत के भी आई, बट अभी भी मिलिट्री रूल वहाँ पर बना हुआ है। अब देखें सूची की जो पार्टी है, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि मिलिट्री को कैसे भी करके बैकफिट पे लाया जाए, बट मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन जो है ना 25% पार्लियामेंट में, वो कहीं ना कहीं मिलिट्री को अपर हैंड प्रोवाइड करता रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो ये आंग सान सूची है, ये खुद भी अपने आप में विक्टिम रह चुकी हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसा हमने देखा कि 2008 के टाइम पे ये खुद अंडर हाउस अरेस्ट थी। फिर वही बात है, रही सही में अब 2012 में इनको रिलीज़ भी कर दिया गया, बट उसके बाद में भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं वो फॉरेनर हैं, दूसरे नेशनल हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री के सिटीजन हैं। तो इसी वर्च्यू की वजह से इनको प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया जाता। वो बात ठीक है कि इनको एक अलग से पोस्ट बना करके स्टेट काउंसिलर का पोस्ट दे दिया गया, और उसमें इनकी खुद की पार्टी जो है, ठीक है, NLD, वो इनको प्रेसिडेंट से भी ऊपर मानती है, क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी को लाने में आंग सान सूची का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। तो उस केस में प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, बट इन रियलिटी वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाई हैं। रही सही में आप देखोगे, यूनियन पीस कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग हुई 21 सेंट्रल पैंगलोंग, वो अगस्त में हुई थी। तो ये था कि कैसे भी करके हम आर्मी को थोड़ा सा हटा सके, बट वो चीज़ एकदम रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटीज़ के अगेंस्ट में थी कि आर्मी अभी भी वहाँ पर पावरफुल बनी हुई है। कहने का मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी को लाने के लिए कोशिश तो की गई है, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाई। आप देखोगे आंग सान सूची जो है वो मिलिट्री को पुश करने में सक्सेसफुल नहीं रही, जबकि पाकिस्तान में ही इसी तरीके का मिलिट्री रूल हमें पता है बार बार लगता रहता है, पर फिर भी सिविल जो गवर्नमेंट है वो अपने हाथ में पावर्स कैसे जैसे करके ले लेती है। हाँ, ये बात ठीक है कि मिलिट्री वहाँ पर डोमिनेट रोल प्ले करती है, बट फिर भी म्यांमार में जितना एक 25% तक रिजर्वेशन मिलना, वो भी पार्लियामेंट में मिलिट्री पर्सनल्स को, तो ये अपने आप में पाकिस्तान के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं वीकर एक स्टांस शो होता है। दूसरा हम देखें तो आंग सान सूची ने खुद ने भी जो तत्मादाव यहाँ की मिलिट्री को है वो क्वाइट स्वीट बताया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब, जो कि हैग में है, उन्होंने जब रोहिंग्या क्राइसिस को लेकर के म्यांमार को जब आड़े हाथ लिया, मतलब उनको जब बहुत गजब तरीके से सुनाया गया कि भाई आप इसके लिए अकाउंटेबल हो, तो उस केस में भी आंग सान सूची ने क्या कहा कि भाई हमारी आर्मी ने ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं किया, ना तो रोहिंग्या जो वुमेन हैं उनके साथ में रेप किया है, ना कोई उनको वहाँ पर मास किलिंग हुई है। कहने का मतलब आंग सान सूची ने भी मिलिट्री को भी डिफेंड किया है इन दोनों इश्यूज़ को लेकर के। एक बार तो क्वाइट स्वीट बताया है, तो दूसरी तरफ रोहिंग्या क्राइसिस को बिल्कुल झूठा बता दिया एक तरीके से, खुद की मिलिट्री को डिफेंड करने के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इनका खुद का भी कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उनमें ये भी कहीं ना कहीं डिलेमा में फंसी हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, बुद्धिस्ट नेशनलिज्म अब रिसर्जेंट हो रहा है, रिवाइवल पे चल रहा है।
तो उसका इंस्पिरेशन हम देख सकते हैं श्रीलंका में। जिस तरीके से आप देख सकते हो सिनाला कम्युनिटी जो कि बुद्धिस्ट मेजोरिटी और बुद्धिज़्म वहाँ का नेशनल रिलीजन भी है, वो चीज़ हमें यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देखोगे कि जिस तरीके से अभी एक तो रोहिंग्या क्राइसिस इसीलिए तो आए क्योंकि ये रोहिंग्याज को ये कंसिडर करते हैं बंगालीज, और बंगाली भी कौन से, मुस्लिम बंगालीज, और ये कहा गया कि ये तो माइनॉरिटी में और इंडिजिनस नहीं है। तो ये चीज़ तो इनकी एक्टिविटीज़ में भी दिखाई दे रही है। तो श्रीलंका को कहीं कॉपी करता हुआ ना दिखाई दे म्यांमार, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर इसके अलावा हम सूची की बात करें तो देखो ये पॉपुलर तो हैं, पिछले 5 सालों में इन्होंने बहुत काम भी किए हैं और उन्होंने अपनी तरफ से फिर से जीत भी मतलब गेन की थी। बाई इलेक्शन 2012 में हुए थे, फिर 2015 में फिर इनको वापस से जीत अच्छी खासी मिलती है। बट एक तो इंटरनेशनली इनको बहुत ज़्यादा सेंसर का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा निंदा का सामना करना पड़ रहा है रोहिंग्या क्राइसिस को लेकर। इवन यहाँ तक बात हो गई थी कि आंग सान सू की का जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसको फिर से ले लिया जाए। तो पॉइंट ये आता है कि आगे क्या होगा ये तो इलेक्शन के बाद में ही पता पड़ेगा। अब बात आ जाती है, ये तो हो गई चलो म्यांमार के इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात, और जो वहाँ की मेन लीडर हैं ये हैं आंग सान सू की खुद। अब देख लेते हैं कि चाइना और इंडिया का क्या केस है म्यांमार की अगर बात की जाए। देखो सू की ने चाइना को अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका भी दिया है। तो आप देखोगे मिलिट्री के भी एक अलग ही सेपरेट रिलेशनशिप चल रही है चाइना के साथ में। तो आप देख सकते हो बीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है म्यांमार में। दूसरा अगर देखें तो सू की खुद भी 2016 में जब चाइना के लिए विजिट पे गई थी तो रेड कारपेट इनके लिए बिछाया गया था, जबकि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जब विजिट हुई थी नेपिदा में, नेपिदा कैपिटल है म्यांमार की, तो वहाँ पर इनका जो म्यांमार का एयरफोर्स फाइटर जेट है वो उन्होंने एस्कोर्ट भी किया था जब तक कि कैपिटल में शी जिनपिंग का प्लेन लैंड ना कर गया हो। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा रिलेशनशिप इनकी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखें आज जितने भी न्यूज़ एजेंसीज के द्वारा अलग अलग रिलेशनशिप के बारे में इनकी कोटेशन आती रहती है, तो एक चीज़ आती है कि सेफ गार्डिंग इट्स लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट एंड नेशनल डिग्निटी। इस चीज़ के लिए मतलब म्यांमार जब कभी भी अपने खुद के लेजिटिमेट राइट्स और खुद की नेशनल डिग्निटी के लिए जब कभी भी आगे काम करेगा तो चाइना उसके साथ में है। देख सकते हो हर एक के, और सू की ने ये चीज़ एक्नॉलेज भी की है कि चाइना जो है वो म्यांमार का बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई है। जैसे कि श्रीलंका का साथ दिया था पोस्ट उनका जो सिविल वॉर था श्रीलंका में, उसके बाद में उनकी हेल्प जैसे चाइना ने की उसी तरीके से चाइना अब हमारी हेल्प करेगा। अब देखेंगे इसमें, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक ब्रांच है, उसी तरीके से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी काम किया जा रहा है, जिसमें कि हाई स्पीड रेलवे का भी काम होगा और इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन्स को भी स्टैब्लिश किया जाएगा, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी और चाइनीज़ बॉर्डर तक इसका पूरा स्केल बनेगा। तो टोटल आप देख सकते हो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दूसरी तरफ क्यायुक फ्यू, ये नाम आप ज़रूर देख लेना भाई, इस तरीके के नाम आ जाते हैं एग्ज़ाम में और इस तरीके के नामों के बारे में कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। कि मैं बताता हूँ आपको, एक एस्पिरेंट से क्वेश्चन पूछा था कि चाइना नेपाल को अपने कौन कौन से पोर्ट्स की एक्सेसिबिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्यायुक फ्यू हो गया, ये जो नाम है ना ये आप ज़रूर देखा करो, ये थोड़े नाम अजीब हैं पर पूछ लिए जाते हैं इनको, ठीक है। तो एक डीप सी पोर्ट डेवलप कर रहा है चाइना म्यांमार में, जिसका नाम क्या है, क्यायुक फ्यू, जहां पर 1.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा। और वो भी कहां पे, उसी रहाइन प्रोविंस में जहां से रोहिंग्यास को एक्सोडस किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप में चाइना के लिए एक इंडियन ओशियन में गेटवे होगा। अब आप देख सकते हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ये एक और ब्रांच है। इसके अलावा देखें चाइना और म्यांमार के बीच में रिलेशनशिप देखें तो इनके और भी अदर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं बड़े बड़े, जैसे कि काचिन में भी चल रहा है। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है कि चाइना को हर जगह पे एक्सेप्टेंस भी नहीं मिल रही है, ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पे एक्सेप्टेंस है। कुछ रीजन्स है जहाँ पर चाइना को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि 2011 में काचिन में एक हाइडल प्रोजेक्ट बनना था, ठीक है, 6000 मेगावाट का, ठीक है, मीस्टोन हाइडल प्रोजेक्ट के नाम से, उसको कैंसिल करना पड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लोकल्स। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा एक्सेप्टेंस है, बट फिर भी चाइना बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले कर रहा है। अब बात आती है
कि इलेक्शन के बाद में फिर चाइना और म्यांमार के रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं। देखो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई मिलिट्री का रूल वहाँ पर तो कंटिन्यू है ही ना, तो मिलिट्री का रिप्रेजेंटेशन जब फिक्स है तो इसके बाद में फिर उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे कोई भी पार्टी आए तो कहीं ना कहीं चाइना और म्यांमार के रिलेशनशिप में इस इलेक्शन का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब बात आती है न्यू दिल्ली मतलब इंडिया की। देखो हम कोर्डाइल रिलेशन में चल रहे हैं सूची के साथ में भी और आर्मी के साथ में भी म्यांमार की के, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देखोगे तो बुद्धिस्ट जो रिलेशनशिप है हमारी, जो एक सॉफ्ट पावर है, एक कल्चरल बॉन्ड हमारे पास में भी है। और मोदी गवर्नमेंट ने एक कॉमन कॉज के लिए भी स्टैंड किया है कि हाँ म्यांमार की गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है जो रोहिंग्या क्राइसिस आया है। और इसके लिए आपको पता भी है कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा मतलब एक बातें भी बहुत बनी थी इंटरनेशनल लेवल पे कि इंडिया जो हमेशा से अतिथि देवो भव कहता है, वहाँ पर आज इंडिया बिल्कुल अपने हाथ समेट करके खड़ा है जब रोहिंग्याज अपने घर को छोड़ करके, म्यांमार को छोड़ करके और बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। फिर इंडिया ने ऑपरेशन इंसानियत भी शुरू किया था, आपको ध्यान हो तो, जिसमें इंडिया ने बहुत सी हेल्प भेजी थी बांग्लादेश को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि जो रोहिंग्या क्राइसिस है, कॉक्स बाज़ार कहाँ पर अभी देखा हमने मैप में, वहाँ तक फिर असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, ठीक है। अब देखो एक बात तो ठीक है कि चाइना के जितना हमारे पास में पैसा नहीं है, बट फिर भी हम 2 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक तो ट्राइलेटरल हाईवे जिसमें इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड है, और एक है हमारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया की मेन लैंड को हमारे जो लैंड लॉक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे कनेक्ट करने का काम करेगा। और आप देखोगे इसमें एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा जिसका नाम है सिटवे, ठीक है, और एक यहाँ पर इनलैंड वाटरवे भी है इस प्रोजेक्ट का पार्ट। तो कहने का मतलब 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए, एक तो ट्राइलेटरल हाईवे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, और दूसरा हो गया कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जिसमें एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा जिसका नाम है सिटवे। तो आप ये नाम ज़रूर याद रखना, सिटवे और क्यायुकफ्यू, ठीक है, ये नाम ज़रूर याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या म्यांमार का पूरा सिनेरियो है, क्या क्या इश्यूज़ है वहाँ पर, ये चीज़ें ज़रूर काम आती हैं आंसर राइटिंग में। जब पड़ोसियों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेबरहुड पेपर 2 में, तो वहाँ पर हमें लिखने काम आती है। बायलैटरल रिलेशन में भी हम लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि अक्टूबर में अब की बार साइक्लोन क्यों नहीं आया, क्योंकि अक्टूबर में हर बार आता है। देखो ये जो पीरियड आता है ना अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, इसको बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंसिडर किया जाता है साइक्लोन्स के डेवलपमेंट के लिए बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाले रीजन में। अब जैसा कि आपने देखा कि अभी साइक्लोन की कोई न्यूज़ नहीं आई, अक्टूबर मंथ जा भी चुका है और अब नवंबर आ गया है, तो साइक्लोन बनते कब हैं, ठीक है, इंडिया के आसपास में। तो देखो लगभग 80 साइक्लोन बनते हैं वर्ल्ड वाइड अगर एनुअली टोटल देखा जाए तो, जिसमें से 5 बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बनते हैं। और आप देखोगे इसको टोटल मिला करके आप इस लोकेशन को देखते हो तो ये लोकेशन आ जाती है नॉर्थ इंडियन ओशन। एक बार मैं मैप दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए आप यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इधर और अरेबियन सी और ये इंडियन ओशन, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्दर्न इंडियन ओशन आ गया है। चलिए अब चलते हैं वापस से आर्टिकल पे। तो इस तरीके से नॉर्दर्न इंडियन ओशन में आप देखते हो साइक्लोन बनते हैं और ये 2 सीजन में बनते हैं। एक तो प्री मानसून, जब मानसून आने से पहले अप्रैल या जून के टाइम पे, या फिर मानसून के जाने के बाद अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में, पोस्ट मानसून जिसको बोला जाता है। मई और नवंबर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कंड्यूसिव मंथ होते हैं साइक्लोन्स के डेवलपमेंट को लेकर के। अब अगर साइक्लोन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो वहाँ पर आप डिस्टर्बेंस देख सकते हो अक्टूबर मंथ में, और उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, जिसमें आप देख सकते हो कि साइक्लोन डेवलपमेंट कब हो रहा है, मई या फिर नवंबर के मंथ में, मतलब मेन जो कंड्यूसिव मंथ है जिस टाइम पे, और डेवलपमेंट इनका लंबे प्रोसेस में होता है। तो उसमें कहीं भी अगर थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस आ जाती है ना, और वो डिस्टर्बेंस चाहे डिप्रेशन को लेकर के हो या फिर कोई और फिनोमेना हो जिसकी वजह से नहीं बन पा रहा हो साइक्लोन, या टेम्परेचर में जितना एक कहते हैं ना कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, फ्रीक्वेंट हवाओं की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के एक साइक्लोन अच्छी सिचुएशन में और बन पाता है, फिर बाद में वो लैंड पे स्ट्राइक करता है, ठीक है। अगर इनमें सारे में कहीं पर भी डिस्टर्बेंसेस आ जाती है तो वो प्रॉब्लम आ जाती है साइक्लोन के बनने में। अब होता क्या है, साउथ चाइना सी की तरफ से कुछ डिस्टर्बेंसेज हैं वो बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाते हैं और फिर वो इंडियन कोस्ट से फिर स्ट्राइक करते हैं, तब जाकर के आप देखते हो कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर साइक्लोन का डेवलपमेंट
होता है। एक बार फिर से मैप पे चलते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। अब आप यहाँ पे देखो कि साउथ चाइना सी से जो डिस्टर्बेंसेज आते हैं वो यहाँ से क्रॉस करके एंटर हो जाते हैं बे ऑफ बंगाल में, और फिर यहाँ पे साइक्लोजेनेसिस होती है, साइक्लोन फिर स्ट्राइक करता है इंडियन कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है आर्टिकल में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कि साइक्लोन का फॉर्मेशन जो है ना, 1 या 2 साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर हो जाता है लगभग अक्टूबर मंथ के टाइम पे, जब नॉर्मल कंडीशंस हो जाए, कोई डिस्टर्बेंस, ये जो साउथ चाइना सी वाले डिस्टर्बेंस है ये इजीली इंडियन ओशन तक पहुँच जाए तो। पर इस साल क्या हुआ है, ऐसा सिस्टम इंटेंसिफाई ही नहीं हो पाया। ठीक है, 2 साइक्लोजेनेसिस तो होना शुरू हो गई थी, बट वो जितना इंटेंसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं हो पाई। पर हाँ, फिर भी आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन वाले रीजन में, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, यहाँ पर आपको रेनफॉल की बहुत न्यूज़ आई थी। एक आपको बताया भी था न्यूज़ कि किस तरीके से एक पूरा साइक्लोनिक बेल्ट निकला था, इस तरीके से पूरी एक लाइन से निकल गई थी, जिसमें रेनफॉल हुआ था ज़बरदस्त। हैदराबाद में फ्लड्स भी आए थे, प्रीवियस मंथ की बात है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि साइक्लोन्स डेवलप तो हुए, पर उनका जो एक इंटेंसिटी जितनी होनी चाहिए थी वो इंटेंसिटी नहीं बन पाई, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस चलते रहे। अब बात आती है कि साइक्लोन्स कितनी बार स्किप कर चुके हैं। तो यहाँ पर डेटा बताया जा रहा है कि 1891 से लेके 2020 अब तक का अगर डेटा देखा जाए तो लगभग अक्टूबर में 42 ऐसे ओकेजन आए हैं जहाँ पर साइक्लोन फॉर्म नहीं हो पाए हैं पिछले 130 कैलेंडर ईयर्स की अगर बात की जाए। और उसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड कौन सा गया, जिसमें कि अक्टूबर मंथ में बारिश हुई, मतलब ये जो साइक्लोन्स है ये आए ही नहीं। तो ये पीरियड था 1950 से 1954, मतलब हम जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, एनफोर्स हुआ था, उसके बाद से 4 साल तक। फिर बात आ जाती है कि अब की बार जो है अक्टूबर में क्यों नहीं बन पाया ये पूरा सिचुएशन जो बनती है ओशन में साइक्लोन्स का बनना। तो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑफिशियल्स ने ये कहना है कि एक तो देखो ला नीना की सिचुएशन अच्छी नहीं बन पाई। ला नीना एक वेदर पैटर्न होता है जिसमें कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है ना, मतलब पैसिफिक ओशन को आप देखोगे तो इक्वेटर के बिल्कुल पास वाला रीजन वो थोड़ा सा कूलर रहा, ठंडा रहा। अब जबकि इक्वेटर पे आपको पता है थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहना चाहिए, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम रहने की वजह से क्या हो गया, ये एक हमारे जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं उनको स्पीड नहीं मिल पाई। दूसरी इसके अलावा आप देखोगे कि जहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि लो प्रेशर के लिए क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। अब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी जा करके लो प्रेशर कंडीशन बनती है, जबकि इक्वेटोरियल रीजन में क्या हो रहा है, पैसिफिक ओशन में, वहाँ पर टेम्परेचर लो नहीं रहा, मतलब टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। तो इस वजह से प्रेशर वहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा। अब ज़्यादा प्रेशर हो गया तो वही बात, डिप्रेशन नहीं बन पाया, डिप्रेशन नहीं बन पाया तो देखो वही बात है, इंटेंसिफिकेशन नहीं हो पाया साइक्लोन का, इसी वजह से रेनफॉल या फिर साइक्लोन नहीं बन पाया। इसके अलावा देखें, जब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझना। यहाँ पे अगर वाटर बॉडी है कोई, मान लो यहाँ पर अगर टेम्परेचर राइज होता है तो हवाएं क्या करेगी, ऊपर उठेंगी। तो ऊपर उठती है तो उस केस में क्या हो गया, यहाँ पर प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हुआ कि नहीं। अब प्रेशर लो होने की कंडीशन के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए आपको, ज़्यादा, जबकि पैसिफिक ओशन में इक्वेटर पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा ना हो करके थोड़ा ठंडा पड़ गया। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रेशर जो लो प्रेशर बनना चाहिए वो थोड़ा सा हाई प्रेशर की तरफ जाना शुरू हो गया। तो इस वजह से क्या हो गया, हवाएं ऊपर नहीं उठी। अब ऊपर नहीं उठी तो देखो डिप्रेशन नहीं बनेगा, डिप्रेशन का मतलब लो प्रेशर बेल्ट जिसको बोला जाता है। अब ये जो ऊपर हवाएं उठ भी रही थी ना, तो वो आपको देखो कि लोअर एटमॉस्फेरिक लेवल से अपर एटमॉस्फेरिक लेवल तक गई, तो जिस स्पीड से इनको ऊपर जाना चाहिए था उस स्पीड की बजाय क्या होगा, बीच बीच में डाइवर्जन आ गया इन हवाओं में। तो कहने का मतलब ये 3-4 फिनोमेनाज होते हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं साइक्लोन है वो इंटेंसिफाई होता है और लो प्रेशर सिस्टम बनता है और डिप्रेशन बनता है। अब ये चीज़ें ही नहीं बनेंगी तो फिर बाद में साइक्लोन ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाता, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अक्टूबर में अब की बार साइक्लोन नहीं आया। फिर बात आती है कि नवंबर में क्या सीन है। देखो हमारे IMD जो है, IMD ऑफिशियल्स, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, उनका कहना ये है कि मैडन जूलियन ऑसिलेशंस जो है वो भी अब पास हो गया है। अब इसका मैं मैकेनिज्म आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मैडन जूलियन ऑसिलेशन होता है क्या। एक सेकंड में मैप खोल लूँ।
ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। इसमें क्या होता है, वही चीज़, अगर यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है तो हवाएं क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी। ऊपर जाने के बाद में एक अपर लेवल जैसे ट्रोपोपाउज आएगा, ठीक है। इसके बाद में ट्रोपोपाउज आने के बाद में ये क्या होगी, हवाएं डाइवर्ट हो जाएंगी दोनों डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन में ऊपर जा करके फिर यहाँ पर इधर से और दूसरे फिर बेल्ट से आने वाली ये हवाएं, ये दोनों यहाँ पे मिक्स होकर के फिर क्या होगी, ठंडी होकर नीचे बैठती है, डाउनवर्ड मोशन होती है। फिर यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पर आपके पास में लो प्रेशर था, तो हवाएं इस तरीके, ये पूरा बेल्ट बन गया ना। इस मोशन को बोल दिया जाता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। मतलब हवाएं इस तरीके से एक सर्कुलर पैटर्न में मूव करती रहती हैं। तो आप देखोगे इन हवाओं का जो मूवमेंट है इस तरीके से सर्कुलेट करते करते ईस्टवर्ड मूव करती रहती हैं। तो ये जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है ना, ये पास हो गया, ठीक है। इंडियन ओशन में जब आना था, जिससे कि साइक्लोन्स का इंटेंसिफिकेशन और बढ़ता, वो क्या हो गया, पास हो गया। अब इस वजह से हमारे यहाँ पर रेनफॉल या फिर साइक्लोन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए, ठीक है। एक बार आर्टिकल पे, तो ये चीज़ यहाँ पर आर्टिकल में बताई जा रही है कि नॉर्दर्न इंडियन ओशियन को मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो है वो पास कर चुका है, जो कि ईस्टवर्ड मूवमेंट करता है। इस वजह से कहीं ना कहीं कोई भी सपोर्टिव फैक्टर जो है वो अपनी जगह पे अच्छे से काम नहीं कर रहा, और यही वजह है कि अक्टूबर में साइक्लोन नहीं आया और नवंबर में भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि साइक्लोन फॉर्म हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप दोनों आर्टिकल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।